किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इंक्लाइन पे रख देते हैं तो कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, उसके सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, और कितना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखो तो वो प्योर रोलिंग प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, और साथ में हमने देखा था कि ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और मैंने पूछा था कि हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था, 5वां मैंने कहा था करने के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था, वो निकल के आया था g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड एक्चुअली ऑन, एक तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा ही करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा ही करेगा, और साथ में वो के पे डिपेंड करेगा। के क्या था यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब रिंग के लिए के की वैल्यू कुछ और होगी और डिस्क के लिए के की वैल्यू कुछ और होगी, इन सभी के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो हमने देखा था कि अलग अलग टाइप का अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, यदि सभी ऑब्जेक्ट का मास सेम है, यानी हमने रिंग रखा, डिस्क रखा, सबका मास सेम है, रेडियस सेम है, बट दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा यदि आपका शेप चेंज हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। फिर वहीं पर हमने फिर मिनिमम ये फ्रिक्शन हमने निकाला था कि इतना फ्रिक्शन mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर चाहिए होता है ताकि वो उसके ऊपर प्योर रोलिंग कर सके। और मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो हमने ये निकाला था g tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। और जो वेलोसिटी होगा जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने निकाला था √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको हम एक और मेथड से प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये मैं दोबारा इस पे आऊंगा, ठीक है। ओके, देन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम निकालना था कि यदि हम क्या करें, ये हमारे पास, ठीक है, ये इंक्लाइन था आपके पास और ये एंगल हो गया थीटा, और इसके ऊपर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट ऐसे करके जिसका मास जो है m है, रेडियस r है। हमें निकालना है कि इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। यदि ये हाइट h है तो ऑब्वियस सी बात है, यदि ये हाइट h है तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा L बाय साइन थीटा। तो हाँ, L बाय साइन थीटा। तो सिंपल सा केस है कि इस वाले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें पता है, ACM हमने निकाल लिया था, और इनिशियली ये रेस्ट से रिलीज हो रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, और हमें निकालना है कि यहां से यहां तक इसका पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो चूंकि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो कांस्टेंट, जो कि निकल के आया था जी, क्या निकल के आया था जी, क्या था जी साइन थीटा, हाँ जी साइन, यस, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये, यस। और इनिशियल वेलोसिटी 0, और हमें यहां से यहां तक इसका टाइम पहुंचने का निकालना था, कितना टाइम पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा डेल्टा एस, दैट इज L बाय साइन थीटा। अब हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, x इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और यू कैन से डेल्टा एस। ये इक्वेशन क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है सेंटर मास का कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका L बाय साइन थीटा हो गया,
और ये 1/2 एक्सेलरेशन आपने निकाला g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम जो आएगा t इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी इंटू में आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा रूट ओवर 2l/g 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 1/2। So this is the time required to reach this is object from this location to this location. और L ये आएगा, ये H आएगा, सॉरी ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, H है, ये H, ये H। ठीक है, ये टाइम निकल गया। यस सर। Yes. Okay. So this is the complete rolling over the incline, rolling over the incline. So remember this thing. Okay, this thing. Okay. मैं अभी क्वेश्चन करूं उससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी का, टोटल काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यदि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सोचिए जरा सा, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करता। अगर इसका मैं कहता हूं मास m है, इसका मास m है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मींस ये इसके ऊपर रोल नहीं कर रहा, ओनली ट्रांसलेट कर रहा है। अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है कितने स्पीड से? vcm से। इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm है, तो सभी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? vcm ही होगा। ओनली ट्रांसलेशन है, ओनली ट्रांसलेशन। तो इस टाइम पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज 1/2, यस, वेरी गुड, m vcm स्क्वायर। अच्छा, वहीं पर यही ऑब्जेक्ट सिर्फ रोल कर रहा होता, मतलब रोलिंग हो रही होती, सिर्फ रोलिंग मींस ये सिर्फ रोटेट कर रहा होता, ओनली रोलिंग। ओके, सो ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक है, और ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो और ये ICM मतलब दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इस एक्सेस के अबाउट आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था तो वहीं पर मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताया था। तो व्हाट इज द, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, ओनली रोटेशन हो रहा है, रोटेशन। तो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है रोटेशन के अंदर, ओनली रोटेशन के अंदर अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्सेस पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास। ICM ओमेगा स्क्वायर, यस, 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब अगर मैं कहता कि यही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, मतलब कंबाइंड मोशन है। रोटेट कर रहा है ओमेगा से और ट्रांसलेट कर रहा है VCM वेलोसिटी से। तो अब यहां पे ट्रांसलेशन भी हो गया और रोटेशन भी हो गया, दोनों ही चीज हो गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा आपका
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वी कैन ऐड बोथ। ये इक्वल टू जाएगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। सो वी गेट टोटल काइनेटिक एनर्जी that is equal to 1/2 ICM into omega square plus 1/2 m VCM square. Correct? Yes sir. Yes. Yes. सर एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल। अब देखो, मैं दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, रोलिंग ओवर द प्लेन पे। यस, मैंने ये कहा ये इंक्लाइन है आपके पास, ठीक, और ये एंगल हो गया थीटा, और इसके ऊपर हमने रख दिया ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये एट अ हाइट h पे है। इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितने है डिस्टेंस पे है, h, सेंटर ऑफ मास, ओके, यस। तो अब जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे पहुंच चुका है, ग्राउंड पे, सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पे पहुंच गया है। देखो सेंटर मास पहले h हाइट पे था, अब सेंटर ऑफ मास इसका ग्राउंड पे पहुंच गया है। तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, VCM। ये पहले भी निकाल चुके हैं, अब दोबारा से हम इसे करेंगे दूसरे मेथड से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। क्या निकालना है, ये कैसे आ रहा है, हाँ। तो अब मुझे बताओ क्या था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रथम बताओ। यस, तो मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एंड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ना तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं लग रहा है या उसकी वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो एनर्जी सिस्टम का कंजर्व रहता है। एनर्जी कंजर्व का मतलब है जो पहले एनर्जी होगी वही एनर्जी बाद में होगी। फिर मैंने वहां पर एक चीज बताया था कि जो एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कोई हम यहाँ पे टोटल एनर्जी बोल रहे थे, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो था आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था। हाँ, तो क्या यहाँ पे मैं लॉ ऑफ, इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं? क्या मैं इस सिचुएशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो ये रफ सरफेस है, नॉन कंजर्वेटिव, क्या मैं लगा सकता हूं? नहीं, फ्रिक्शन आ जाएगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। हाँ, है ना, प्रथम सही बोल रहा ना, यही होगा ना? यस सर। नहीं, मैं देखो तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे करेक्ट करना, ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, हाँ भाई सही बात है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा, यस, प्योर रोलिंग हो रहा है, भले प्योर रोलिंग हो रहा है बट फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वो लगेगा पीछे की तरफ, यस, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, हमने निकाला भी था फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। बट क्या कंडीशन था कि ये प्योर रोल कर रहा है, मींस अगर ये ओमेगा है और ये v है, v है VCM, तो हमने ये निकाला था कि VCM इक्वल टू R इंटू ओमेगा होगा, मींस प्योर रोलिंग होगा। हमने ये चीज एज्यूम करके यहाँ पे F निकाला था, है ना। तो प्योर रोलिंग होने का मतलब क्या था कि जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है
जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। मींस अगर मैं यहां पर ये पॉइंट P बना रहा हूं और यहाँ पे भी ये पॉइंट P होगा जहां पे कांटेक्ट में है, और यहाँ पे मैं खड़ा होकर के देखूं तो इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मींस इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर ये पॉइंट रेस्ट में है तो ये पॉइंट भी रेस्ट में ही होगा, मतलब मोशन में नहीं होगा। ओके, यानी कि ये पॉइंट मुझको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। तो आप सोचो कि जो पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स तो एक्ट कर रहा है, बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, बट क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? ये तो रेस्ट में ही है ना, क्योंकि तभी तो प्योर रोलिंग हुआ। प्योर रोलिंग का मतलब ये था कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और ये पॉइंट रेस्ट में है तो इसका मतलब ये पॉइंट भी रेस्ट में ही होगा, है ना। तो जब रेस्ट में है तो अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये बॉडी है और इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके, बट ये बॉडी किस में है? रेस्ट में है। तो इस बॉडी, इस फोर्स की वजह से कोई हाँ। वर्क होगा क्या? नहीं। इसके वजह से कोई वर्क नहीं होगा। यस, तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, नो डाउट देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स। यस, फ्रिक्शन फोर्स है, बट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज जीरो। व्हाई? बिकॉज ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, बिकॉज पॉइंट P which is in contact, which is contact point in rest. Why it rest? Because pure rolling is occur, so whenever pure rolling is take place, very important, many time question will ask, this is a concept, all concept, very important. So if pure rolling is occur, then there will be friction force, definitely, but work done due to friction becomes zero. Means in case of pure rolling, no work done by the friction. Okay, so other force mg is acting, yes, mg is also acting, but if I am say, अगर मैं ये कहूं mg act कर रहा है, no doubt mg act कर रहा है, mg act, but I am if I consider uh, object and earth as a system, System. then mg become what kind of force? Internal. Yes, Internal. internal conservative force. Also normal भी act कर रहा है, no doubt normal भी act कर रहा है, normal is all acting, but क्या normal सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? No, sir. नो। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल अगेन बिकम जीरो, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल इज आल्सो बिकम जीरो, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल बिकम जीरो। सो एक mg फोर्स है वो तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, एक नॉर्मल फोर्स है उसके वजह से वर्क डन जीरो हो गया, और एक वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन आल्सो बिकम जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क हो गया जीरो, और कंजर्वेटिव, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, एक फोर्स mg है वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स बन गया, सो वी कैन कंजर्व द एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is conserved. Yes, correct. So Yes, sir. Yes. हाँ,
तो ये वाला कॉन्सेप्ट में सीखने के लिए मिला है कि whenever pure rolling is take place, work done due to friction becomes zero. अच्छा, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए मुझको इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होगा और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होगा। So this is the initial position and this is the final position. तो अब मुझे आप बताओ कि इनिशियली ये जो आपका ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना हो जाएगा? 0। यस। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए रेफरेंस चूज करना होता है ना? पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस चूज करना होता है। सो आई एज्यूम दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यस, mgh। हाँ, सेंटर ऑफ मास देखेंगे कि कितना हाइट पे है ग्राउंड से, क्योंकि सारा मास जो है वो इस सेंटर के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो हम देखेंगे सेंटर से कितने हाइट पे है। ठीक है, तो mgh। जब फाइनली यहाँ पे हम बात करें तो फाइनली ये ब्लॉक यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ गया। तो जब ये यहाँ पे आया तो देखो ये साथ ट्रांसलेट भी कर रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा, और रोटेट भी कर रहा होगा। तो इसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। तो रोटेशनल होगा 1/2 ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। अब प्लस 1/2 MVCM स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ये ग्राउंड पे पहुंच गया, रेफरेंस लाइन पे पहुंच गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक, नाउ आई एम जस्ट पुटिंग ऑल दिस वैल्यू। यस। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज 0, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू 1/2 ICM into omega square plus 1/2 MVCM square. Because pure rolling is take place, pure rolling हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं VCM इक्वल टू R इंटू ओमेगा। अच्छा, ICM मैंने बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है ऑब्जेक्ट का? K। तो ICM को हम लोग ले सकते हैं M इंटू K स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। हाँ, mg इंटू h इक्वल टू 1/2 m इंटू K स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू VCM का स्क्वायर। नाउ 1/2 m इंटू K स्क्वायर, व्हाट अबाउट ओमेगा? ओमेगा you can write VCM by R. So VCM, yes, VCM का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू VCM का स्क्वायर इंटू mgh। सो m से m उड़ गया हर एक जगह। नाउ ये आ जाएगा आपका GH 1/2 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू VCM का स्क्वायर। तो यहाँ से VCM निकाल सकते हैं हम लोग। VCM इक्वल टू आ जाएगा 2GH अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला हमने पहले भी कैलकुलेट ड्राइव किया था और अब भी कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, अप्रोच डिफरेंट है। ओके, नाउ राइट, लिखता हूं। क्वेश्चन ये है आपका कि एक स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है आपके पास। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉलिड स्फीयर है,
और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, और एक सरफेस पे रखा हुआ है, इसके टॉप पे यहां पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल टू 30 न्यूटन का, करेक्ट। अच्छा, म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो दे रखा है वो 0.3 दे रखा है, और म्यू के जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.2 दे रखा है। 0.2 हाँ, और इसका मास जो है वो भी गिवन है 5 kg। और आपसे पूछा है कि चेक, यू हैव टू चेक, पहला क्वेश्चन बोला चेक वेदर प्योर रोलिंग विल टेक प्लेस और नॉट। मींस ये जो स्फीयर है इसके ऊपर जब आप फोर्स लगा दोगे 30 न्यूटन का, तो क्या ये इसके ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया प्योर रोलिंग का मतलब हुआ कि यहां पर स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, मींस रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये है कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए, स्टैटिक एक्ट करना चाहिए। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तब तो प्योर रोलिंग होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर प्योर रोलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें यहां पर हमारा पहला टारगेट ये है कि यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो हम निकालें। ओके, ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एजम्पशन हमारा ये है, हम मान लेंगे, कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो तो वी आर एज्यूम, स्टार्टिंग से ही एज्यूम करके चलना है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। मान लेते हैं ये प्योर रोलिंग कर रहा है, आई डोंट नो कर रहा है, तो ये रोटेट भी कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो गया, और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM हो गया। क्योंकि हमने मान लिया है कि प्योर रोलिंग हो रहा है, मान लिया है अभी, बट अगर हम गलत होंगे तो चीजें सामने आ जाएंगी। तो मान लिया प्योर रोलिंग मान लिया, तो यानी कि ACM इक्वल टू मैं कह सकता हूं अल्फा इंटू आर होगा। और यहां पर अब मैंने बताया था आपको कि यदि आप टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हो और ये सॉलिड स्फीयर वगैरह कुछ है, तो यहां पर जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो आगे की तरफ करेगा। ठीक है, और मैंने ये फाइंड कैसे करते हैं डायरेक्शन ये मैंने आपको बता रखा है, बट मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने मान लिया आगे की तरफ एक्ट कर रहा है। चूंकि मैंने एजम्पशन मान रखा है क्या कि प्योर रोलिंग हो रहा है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, नाउ Yes, sir. यस, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो कल भी हमने क्वेश्चन किया था, क्योंकि अब देख सकते हो कि ये मेरा सेंटर ऑफ मास है और ये इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और एक्सेस जो है वो परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ मास है। तो यदि मैं टॉर्क निकालूं, अब रोटेट कर रहा है तो बिकॉज ऑफ सम टॉर्क, तो यदि मैं टॉर्क निकालूं तो टॉर्क इस एक्सेस के अबाउट इस फोर्स की वजह से कितना आ जाएगा, रेडियस इसका आर है, तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा आपका F इंटू आर प्लस, क्योंकि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, आर पे हाथ रखो एफ की तरह घुमाओ तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्लस साइन दिया। और फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर की तरफ आ रहा होगा, हमारा थंब बाहर की तरफ आ रहा होगा, यानी अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में। सो दैट्स व्हाई वी से दैट माइनस एफ इंटू आर। और चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो यहां पर कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो ये आपके पास रिलेशन हो गया। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 2/5 mr², 2/5. हाँ, अल्फा। अब यहां पे हम कह सकते हैं F इंटू आर माइनस इसमें F इंटू आर इक्वल टू 2/5
5 mr MR इंटू आर इंटू अल्फा, आर से आर उड़ गया, तो f माइनस स्मॉल f इक्वल टू हम कह सकते हैं 2/5 2/5 m, और r इंटू अल्फा क्या हो R जाएगा, ACM हो जाएगा। into ठीक है, एक ना तो मुझे यहाँ f पता है, बट ये स्मॉल f भी नहीं पता और एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो देख सकते हो ये चीज ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो ट्रांसलेट कर रहा है, और तो यहाँ पे दो फोर्स भी लग रहे हैं आगे की तरफ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं f प्लस स्मॉल f इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो यहां से 2f आ गया, और ये आ जाएगा आपका 7/5 m इंटू ACM, तो यहां से ACM आपका आ जाएगा 10/7 इंटू f अपॉन में m, 10/7, और f कितना गिवन है 30/m कितना है आपका 5, तो 5 में 5 10, तो ये आ जाएगा 60/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ACM निकलते के साथ हम यहां से f स्मॉल f भी निकाल सकते हैं या f निकाल सकते हैं, तो f जो आएगा आपका वो आएगा m इंटू ACM इंटू माइनस में कैपिटल F, तो m आपके पास यहाँ पे 5 है, और आपने ACM निकाला कितना 60/7, और ये f कितना है आपका 30, ये कितना आ जाएगा बताना, 7 5 5 30 300, और 7 21 210 300 बटे में 7, ये कितना आ जाएगा 90/7 न्यूटन, करेक्ट, 90/7 न्यूटन। yes sir हाँ, ये तो हमने जो फ्रिक्शन निकाला है वो एजम्पशन है मेरा, कि हमने एज्यूम कर रखा है कि प्योर रोलिंग हो रहा है। अच्छा, अब हम यहां चेक करते हैं कि वेदर दिस, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये जो अप्लाइड ये फ्रिक्शन फोर्स, यदि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, यदि ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा, तब तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और यदि यही फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा आ गया, इससे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, kinetic तो पहले अब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ मैक्स निकालते हैं। एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, म्यू एस इंटू में एन। एन क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जो कि किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर हाँ और नीचे mg लगे नीचे mg हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि म्यू एस जो होगा वो आपका 0.3, और n इक्वल टू हम mg ले सकते हैं, यानी 5 इंटू 10, और 10 मतलब 9.8, या 10 लिख लो सिंपल, ठीक है 10, तो ये आ जाएगा आपका 5 या 15 न्यूटन। अब मुझे बताओ, ये जो आपने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया है बाय एज्यूमिंग प्योर रोलिंग एज्यूम करके जो आपने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया है, क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है या ज्यादा है, 90/7 इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और नॉट, 12.8 यस, less than एफ जो है आपका एफ मैक्स से कम है, करेक्ट, हेलो, yes sir यस, मींस यहां Yes, पर sir. जो, हाँ यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, मतलब कि हमने जो एजम्पशन माना है वो सही माना है। क्यों, क्योंकि अगर ये ज्यादा होता तब तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता, बट ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, इसका मतलब यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कौन सा एक्ट कर रहा है, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यस। सो पहले वाले केस में, पहले वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि वेदर यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस देयर विल बी प्योर रोलिंग, यस देयर विल बी प्योर रोलिंग, sir यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस, प्योर रोलिंग इज टेक प्लेस, यस प्योर रोलिंग इज टेक प्लेस, फ्रिक्शन जो है यहां पर स्टैटिक होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड
डायरेक्शन जो कि आपका 90/7 न्यूटन है। ठीक है, ओके। तो ये पहला Yes, sir. ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर है। ठीक है, और लीनियर एक्सेलरेशन भी आपने निकाल लिया है ना। लीनियर Yes, sir. एक्सेलरेशन ये भी हमने निकाल ही लिया है ना, ये भी हमने निकाल लिया है। दैट इज 60/7, 60/7, Sir. 60/7। सो सी पॉइंट भी, सी आंसर भी आ गया 60/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम Yes, यहाँ sir. पर? अच्छा, इसी No, sir. क्वेश्चन को करो एक बार और। इसे 30 न्यूटन ना लेकर के आप क्या करो, 40 न्यूटन कर दो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम कि सेम टू सेम सारा चीज वही है, बस हमें क्या करना है, वहां पे 30 न्यूटन को हटा करके 40 न्यूटन लगाना है। तब मुझे आप बताओ कि कौन कौन सा क्या चीज होगा और क्या, मतलब वही सारा क्वेश्चन है कि प्योर रोलिंग होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। तो अब जो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल टू 40 न्यूटन लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए, 40. यस, तो मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए सर, बताओ, मुझे बताओ, ये करो वट एवर वी डिड, है ना, सेम टू सेम रिपीट करना है आपको, वट एवर यू डी यही सेम टू सेम चलेगा। प्योर रोलिंग मानना है, ACM इक्वल टू अल्फा आर निकालना है, अल्फा आर मानना है, और फ्रिक्शन निकालना है। जैसे यहाँ पे हमने फ्रिक्शन निकाला था 90/7 आ गया था, उसे मैक्सिमम फ्रिक्शन के साथ कंपेयर करना है कि वो ज्यादा है या कम है। ठीक है, ज्यादा है या कम है। अगर आपका ज्यादा आ गया, अगर वो ज्यादा सर आ अपना गया, ACM तो सर अपना ACM तो सेम आएगा सर। क्यों आएगा सेम? नहीं, 80/7 सेम बस नहीं वहाँ पे आएगा, 30 की जगह हाँ, 40 करना है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स चेंज हो गया ना। ये देखो ACM जो हमने निकाला था, वो ACM निकाला था, ये अच्छा। ACM इक्वल टू निकल के आया था, क्या था, ये था 10/7, हाँ, ये था आपका 10/7 F/m था। तो यहाँ पे 10/7 और F आपका 40 हो गया, 40/m कितना है 5, तो ये आ जाएगा 8, यानी 80/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे बताओ F कितना आएगा? जी F ये आ जाएगा MACM माइनस में F। सर कर रहे मत बोलो। हाँ, सर 400 माइनस 280/7। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आएगा। 120/7 आएगा, हाँ वही है ना? 120। 120/7 हाँ। न्यूटन। अब ये जो देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपने कैलकुलेट किया, ये जो आ रहा है वो मोर देन आ रहा है किससे? F मैक्स से। आ रहा नहीं आ रहा? F max। मतलब कि Yes, sir. यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है ना। यहाँ पे हमने जो और एजम्पशन वो माना स्टैटिक है, नहीं है। हाँ, यानी कि हमने एजम्पशन जो माना है वो गलत माना है। हमने जो एजम्पशन माना है वो गलत, हाँ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन हमने माना है कि यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए, बट यहाँ पर हाँ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आ रहा है। सो मींस व्हाट? वी आर हाँ। रॉन्ग, वी आर रॉन्ग, वी आर रॉन्ग। हाँ। मींस यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो स्टैटिक नहीं होगा। मींस Kinetic। हाँ, मींस static friction force is not acting. Static friction force is not acting. Not acting means pure rolling is not occur, because pure rolling is not occur. So pure rolling is not occur, not occur. सर हम कैसे बता सकते हैं कि सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन में फॉरवर्ड स्लिप है या बैकवर्ड स्लिप? स्टैटिक में हमें
स्टैटिक में मैंने बताया था कि अगर आपने सेंटर ऑफ मास से ऊपर कहीं पे भी फोर्स लगाया, ये आपका अप्लाइड फोर्स सेंटर ऑफ मास से कहीं पे भी ऊपर है, तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। वहीं सेंटर पे अगर लगाओगे तो पीछे की तरफ आएगा, और सेंटर से नीचे हाँ। लगाओगे तब भी पीछे की तरफ आएगा। अब ये कैसे आएगा, मैंने ये प्रूफ किया था, वो पूरा 20 मिनट का डिस्कशन था, ठीक है। जी जी। हाँ। अब अभी यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स आया, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपने कैलकुलेट किया, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आ मैक्स रहा हो है। जाता है। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इससे कम आना चाहिए था। तो इसका मतलब हाँ। यहाँ पे हमने एज्यूम क्या कर रखा था, प्योर रोलिंग, तो अब यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, है ना। सो Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज एक्ट, यस, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज एक्ट। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज चेंज, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज करता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट चेंज, दैट इज कांस्टेंट, और वो होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू में एन होता है। अब म्यू के आपके पास कितना था 0.2, और एन कितना है आपका 5 इंटू 10, सो दैट इज व्हाट 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, नहीं है। यस। यानी यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन। करेक्ट, इज इट फाइन। Yes, sir. अच्छा, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अब आप चेक करोगे। आप देखो, हमने ये माना कि प्योर रोलिंग है, तो इसका मतलब प्योर रोलिंग तो अब अकर नहीं हो रहा है, और हमने जो फ्रिक्शन फोर्स निकाला वो कितना निकाला, 10 न्यूटन लग रहा है, बट कौन सा, काइनेटिक। अब जो प्योर रोलिंग नहीं है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब चाहे तो ये फॉरवर्ड स्लिप कर रहा होगा, चाहे बैकवर्ड स्लिप कर रहा होगा, चाहे इस हाँ। ये जो है फॉरवर्ड स्लिप हो रहा होगा या फिर बैकवर्ड स्लिप हो रहा होगा, बैकवर्ड। हाँ, चाहे तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा वेदर फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है या बैकवर्ड स्लिप हो रहा है ना, वेदर फॉरवर्ड स्लिप है या बैकवर्ड स्लिप है, ये चेक करना मैं भी पड़ेगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा था सर। हाँ, तो अब चेक करना पड़ेगा ना, अब चेक करना पड़ेगा कि फॉरवर्ड स्लिप है या फिर बैकवर्ड स्लिप है। बैकवर्ड है। ओके, कैसे कह सकते हो बैकवर्ड है, हाँ। कैसे कह सकते हो बैकवर्ड है, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्स 10 बैकवर्ड स्लिप है, कैसे कह सकते हैं हम, 120/7 एक सेकंड 20/7 बैकवर्ड कह सकते, कैसे कह सकते हैं, तुम्हें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फा, अल्फा है ना, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, दोबारा से करो, वो हमने जैसे यहां पर एक चीज मुझे, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, चलो मैं एक सिंपल सा केस बोलता हूँ, एक चीज मुझे बताओ कि ये जो आपका हाँ। फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा होगा, यानी प्योर रोलिंग नहीं हो रहा होगा, प्योर रोलिंग नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब ये रोटेट कर रहा होगा, प्योर रोलिंग तो नहीं कर रहा होगा, बट हाँ इसके पास रोटेशन तो अभी भी होगा, अल्फा भी होगा और एसीएम भी हाँ होगा, सर। बट एसीएम जो होगा वो अल्फा आर के बराबर नहीं होगा, हाँ, एसीएम नॉट इक्वल टू Yes, sir. अल्फा इनटू आर, यस। तो अगर हम मान लेते हैं, अभी भी मान लेते हैं, फिर एज्यूम कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मान लेते हैं, इफ वी एज्यूम, assume हाँ, मान लेते हैं कि फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिप मान लेते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जस्ट मान लिया मैंने फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है। तो अगर फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है तो एसीएम शुड बी ग्रेटर देन अल्फा इंटू आर, एग्जैक्टली यस सर। हाँ। तो अगर फॉरवर्ड स्लिप होगा तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होना चाहिए था यहाँ पर, अगर मैंने ये ज्यूम किया फ्रिक्शन फोर्स जो अब हमें एक्ट करवाना चाहिए, इस पे किधर की तरफ एक्ट कराना चाहिए, फॉरवर्ड स्लिप है तो पीछे की तरफ, Backward. बैकवर्ड, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन Backward. फोर्स, यस बैकवर्ड। तो अब अगर सोचो, अब सोचो
यहां पर। तो अब जो टॉर्क, अब मुझे बताओ ये जो टॉर्क निकालोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क निकालोगे, वो कितना आ जाएगा? देखो तो F इंटू आर, है ना, देखो क्लॉकवाइज ही आएगा, F इंटू आर प्लस एफ के इंटू आर, है कि नहीं है? क्योंकि देखो इस फ्रिक्शन के वजह से भी Yes, sir. क्लॉकवाइज ही होगा। आर पे हाथ रखो, एफ की तरफ घुमाओ, हाँ हाँ और इक्वल टू आईसीएम इंटू में अल्फा। हाँ तो एफ का वैल्यू आपके पास कितना है? यहाँ पे पुट करते हैं हम, एफ का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पर? 40। एफ का वैल्यू हमारे पास है 40। अच्छा 40। अच्छा, आर गिवन है क्या? और आर की जरूरत भी नहीं है। R 1 सेंटीमीटर, वही नहीं, तो पूछ जरूरत रहा, रेडियस है ना वो। नहीं, आर की जरूरत भी नहीं है। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ, ओ, Yes, sir. ये आर का वैल्यू दे रखा है क्या? हाँ, आर इज 1 मीटर दे रखा है ना, आर दे रखा है 1 मीटर, आर दे रखा है 1 मीटर, आर दे रखा है 1 मीटर। एफ के कितना है आपके पास? 15 न्यूटन, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। अच्छा आईसीएम कितना हो जाएगा? 2/5, जी एम इज 5, आर इज 1, हाँ और अल्फा यहां से देखो कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 50 आ जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू आएगा 25, 2 हाँ 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 40 प्लस 10, है ना, यही तो आएगा। 50/2 हाँ 50/2 50 सही आएगा। है। हाँ तो अल्फा इंटू आर का वैल्यू बताओ कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ हाँ अच्छा हाँ और अच्छा बिकॉज एसीएम रेडियस इन इज 1 हाँ, सेंटीमीटर। और एसीएम कितना आ जाएगा बताओ तो? एसीएम कितना आ जाएगा इस वाले केस में? ये फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ये कह सकता हूं मैं एसीएम इक्वल टू 80 एफ माइनस एफ के अपॉन में एम। हाँ तो एफ कितना हो गया? 40 40 माइनस माइनस एफ के कितना है हमारा? 10 10 डिवाइड बाय 5, ये कितना आएगा? 36, 30/5 है ना, विच इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ सही है ना, सही ना। अब देखो सही है सर। हमने एजम्पशन क्या माना था कि एसीएम शुड बी ग्रेटर देन अल्फा आर। अगर एसीएम अगर अल्फा आर से हाँ बड़ा होगा, हमने यही एजम्पशन माना था ना, हमने ये तब वो एजम्पशन माना था, फॉरवर्ड स्लिप होगा। तब आपका फॉरवर्ड स्लिप होगा। बट देखो आप जब सर ये कैलकुलेट, बैकवर्ड स्लिप है। बट आप एसीएम का वैल्यू क्या आ रहा बैकवर्ड है। है इसका? देखो यहाँ पर सुनो, एसीएम का वैल्यू क्या आ रहा है? लेस देन अल्फा आर आ रहा, नहीं आ रहा? ओके, एसीएम का हाँ वैल्यू यहां से देखो अल्फा आर से कम आ रहा है, मींस फॉरवर्ड स्लिप नहीं होगा आ रहा, बस मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग आ गया। दिस एजम्पशन इज रॉन्ग, हाँ दिस इज रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन। assumption यस, इसका मतलब अब देखो प्योर रोलिंग हो नहीं सकता, सुनो प्योर रोलिंग हो नहीं सकता और फॉरवर्ड स्लिप हो नहीं सकता, तो इसका मतलब अब क्या बच गया? बैकवर्ड स्लिप होगा। बैकवर्ड। Backward slip. यस, सो बैकवर्ड स्लिप, अब वही तो उसका ये है कि तो चाह रहा है सर। हाँ बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और कौन सा एक्ट करेगा? काइनेटिक, काइनेटिक। Kinetic. काइनेटिक, यानी एफ के का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर दैट इज 10 न्यूटन। Kinetic. यस, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा ना, ये जो प्रोसीजर है देखो इसमें क्या है ना कि जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो फिर दिक्कत कर जाता है। पहले आप ये जब आपको कुछ पता नहीं है तो मान के चलो प्योर रोलिंग है, ठीक है। अगर प्योर रोलिंग है तो इसका मतलब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो ठीक है, हाँ अगर ज्यादा हो गया तो फिर चाहे तो स्लिप होगा, फॉरवर्ड स्लिप या बैकवर्ड स्लिप। अब दिमाग में आएगा कि फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है हाँ बैकवर्ड उसको भी स्लिप, हम चेक करना। तो अब हमें वो भी नहीं पता, तो फिर हमें वहां पे भी चेक करना पड़ेगा वेदर फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है या फिर बैकवर्ड स्लिप हो रहा है, ठीक है। ओके, हाँ यस, Yes, sir.
हाँ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे, तो उसे थोड़ा सा देखना है। इसमें ये है कि क्वेश्चन आए ना आए, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने से, फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने में। ओके, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर। एक क्वेश्चन था और, एक मिनट, क्वेश्चन था सर आप कभी माइटोसिस मियोसिस का नाम सुने हो? नहीं, क्या चीज का, कौन है ये? करिश्मा से पूछ, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ। यस, ये आपके पास दीवार है और ये रस्सी है, तो ये रॉड है जिसका मास क्या है, m है, और इसका लेंथ l है, और ये यहाँ पे हिंज है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे रखा हुआ, तो मैंने इसको क्या कर दिया, काट दिया यहाँ से कैंची से, काट दी। इसको काट दिया, कैंची से काट दिया। तो जब काट देंगे, तो जब काटते वक्त, काटते के साथ क्या होगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना, नीचे आने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमने की कोशिश करेगा। सो एट ए टाइम when we cut the string, at that time what is the angular acceleration, what is the angular acceleration of the rod? Also when it become, also find the force apply by hinge. This is the first part. Second part, find the force apply by hinge when it become vertical, when rod, it not rod, become horizontal, oh sorry, vertical. वर्टिकल। Yes, so these two questions, हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लेना कहीं से प्लीज, कॉपी बिल्कुल जी। अच्छा नहीं है। तुम देखो, गलत करो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट तुम कॉपी करोगे मुझे बहुत बुरा होगा, बुरा लगेगा। सो दिस इज होमवर्क, ओके, जी। सो ट्राई योरसेल्फ, व्हाटएवर यू थिंक, जी। कुछ भी, जो भी मन आता है वो लिख दो, बट हाँ सोच के लिखना थोड़ा सा। यस, एक क्वेश्चन और, yes. एक क्वेश्चन और, ये आपका, यस सर। हाँ, ये है, ये हो गया, यहाँ पे एक पुली लगा दिया, ओके, और यहाँ पर ऐसे करके, एक रिबन नहीं होता, रिबन वो जो उसके, वो तुम देखोगे ये आता है, वो कपड़ा सिलने वाला आता है कुछ, तो ऐसे करके होता है, रिबन बांधने वाला, बांधने वाला एक ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, थिन मासलेस थ्रेड कहते हैं इसको, ये है ना थ्रेड, ये रील है, ये रील, ठीक है, जिसका मास जो है, हाँ, जिसका अब मास सर कब बन गए सर? अब है, टेलर कब बन गए? अरे हर एक जगह फिजिक्स है, दुनिया भर में जो चीज दिखता है सब है, वो देखने वाले के नजरिया पे डिपेंड करता है। बिल्कुल तो ये हो गया सही है। एक ब्लॉक, ठीक है, ऐसे करके, तो इसका मास जो है, वो रील का मास जो है 3 kg है। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दे रखा है, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दे रखा है 0.6 kg पर मीटर स्क्वायर। अच्छा,
और इसका रेडियस, इसका इंटरनल रेडियस जो है वो r है, और जो आउटर रेडियस है वो 2r है। ठीक है। R1। और हाँ, इसका जो r है, ये जो r की वैल्यू है, इंटरनल रेडियस है, वो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। और ये जो मास है, ये कैसे बन गया, ये जो मास है, ये जो मास है वो 1 kg है। ओके। और ये जो पुली है, ये जो पुली है वो मासलेस है, पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, मासलेस है। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ रिंग रील, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ रील, रील। ठीक है। दूसरा यहां पे गिवन है, देयर इज अ सफिशिएंट फ्रिक्शन, sufficient friction to prevent slipping। मीन्स यहां पर इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि स्लिपिंग नहीं होगा। तो यहां पर आपको बताना है इसके सेंटर का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है। ओके। यस। भूख तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? देख, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। यस। तो जैसे हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम से मतलब है कि चीजों के अंदर मोशन, चीजों के अंदर मोशन है या नहीं है। तो अब एंगुलर मोमेंटम से मतलब ये हुआ कि और चीजों के अंदर कोई एंगुलर मोशन है कि नहीं है। अगर एंगुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम होगा, यदि एंगुलर मोशन नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है। नहीं होगा। यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल सा एक सिचुएशन समझते हैं कि मान लो कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट मास है। ठीक है। इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है। अच्छा, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम है, इस पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम है। जब हम यहां से खड़े होकर के देखेंगे तो हमें दिखेगा ये एक लाइन के अंदर मूव कर रहा है, और इसके पास कैसा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम जो है m इंटू वी है। बट मेरा दिल किया कि मैं यहां से ना देखूं इसको, मैं इसको देखूं यहां से, तो कोई मुझे रोक तो नहीं लेगा। मैं देखना चाहता हूं यहां से, है ना, यहां से। जी। हाँ, तो जब मैं यहां से देखूंगा तो होगा क्या, देखो इस पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन पे मुझे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया r1। कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, वेलोसिटी v ही है। तो देखो फिर जो मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, यानी इसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया rf। तो हुआ क्या, तुम देख सकते हो क्या रहा है कि यदि मैं यहां से बैठ करके इस पार्टिकल को देखूं, है ना, जैसे एक ट्रेन है, सिंपल से समझो ये ट्रेन है, ये ट्रेन को मैंने पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया है। तो अगर मैं ऐसे इसी पटरी पे खड़ा होकर के देखता हूं इस ट्रेन को, तो मुझे सिंपल सा बात है, ये मुझे लीनियर मोशन करते नजर आएगा, लीनियर मोशन में दिखाई पड़ेगा। मींस मुझे ये दिखाई पड़ेगा हाँ। कि लीनियरली मूव कर रहा है, जिसका मोमेंटम ये है m इंटू वी है। बट अगर मैं सपोज दूर खड़ा हो जाता हूं, इससे दूर खड़ा हो जाता हूं, मतलब मैं उस प्लेटफॉर्म ट्रेन, पे। हाँ, मतलब मैं ट्रेन को अपने, मतलब ट्रेन जो है उसको, ट्रेन को मैं बहुत दूर से देख रहा हूं, बहुत दूर से देख रहा हूं। तो जब तुम बहुत दूर से देखोगे, कभी ऑब्जर्व करना आप, ठीक है, कभी ऑब्जर्व करना, जब ट्रेन को बहुत दूर से देखोगे तो ट्रेन आपको सिर्फ ट्रांसलेट करते नहीं, एक रोटेट करते नजर आएगा। आ रहा बात में? जस्ट विजुलाइज करो। यस सर। हाँ, विजुलाइज करो, तुम्हारे सामने पहले ट्रेन है, जस्ट तुम्हारे सामने, जस्ट क्लोज योर आई एंड सी दैट, तुम्हारी ट्रेन तुम्हारे सामने है,
बट जैसे जैसे वो ट्रेन का मोशन स्टार्ट होगा, तुम देखो पहले अपने हाथ को सीधे रखो, एकदम सीधे रखो, सीधे। तो मतलब इस आपके हाथ के सीधे में अभी ट्रेन है, और फिर उसके बाद जैसे ट्रेन मूव करने लगेगा तो अपने हाथ को देखो उसी के साथ साथ मूव कराओ। तो आपका हैंड का मोशन कैसा हो रहा है? एंगुलर हो रहा है। मींस आपके लिए ट्रेन जो मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोशन है ना? इसके लिए लीनियर मोशन था, बट इसके लिए कैसा मोशन है? एंगुलर मोशन Angular. है, एंगुलर मोशन है। आया बात समझ में? ओके, सो हाँ, कोई चीज, तभी मैंने बताया था फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप कहां से बैठ करके किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कहीं से आपको लीनियर मोशन दिखेगा, कहीं से आपको एंगुलर मोशन दिखेगा। तो जहां से आपको जौन सा मोशन दिखेगा उस हिसाब से आप मोमेंटम बोलोगे। यानी अगर मुझे यहां से देखने पर मैं इसे कहूंगा लीनियर मोमेंटम है इसके पास, बट यहीं पर मैं यहां से बैठ करके देखूंगा तो कहूंगा इसके पास एंगुलर मोमेंटम है। ओके, एंगुलर मोमेंटम है। इज इट फाइन? Yes, sir. यस। नाउ अब मुद्दा आता है कि जैसे लीनियर मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमें निकालना पड़ेगा। तो तुम देख सकते हो कि क्या चीज हो रहा है। हो क्या रहा है कि एक्चुअली में हो ये रहा है कि जब ये चीज मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज कर रहा है, पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है, उसका लेंथ चेंज करेगा, और साथ में ये वर्टिकल के साथ जो ये एंगल बना रहा था वो भी चेंज करेगा। मान लो इनिशियली एंगल बना रहा था थीटा, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो ये वर्टिकल के साथ इसका एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम एल। इट्स लाइक व्हाट? इट्स लाइक व्हाट? देखो एंगुलर मोमेंटम, अगर तुम अपने हाथ को आर पे रखो, देखो इस पे आर वेक्टर पे रखो, अपने सारे चारों फिंगर्स को आर वेक्टर पे रखो, आर पे रखो, आर पे, और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन में घुमाओ, उस डायरेक्शन में घुमाओ। तो देखो थंब तुम्हारा अंदर की तरफ जा रहा होगा, और हैंड का मोशन जो है वो तुमको क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा, हैंड का मोशन क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। आर पे हाथ रखो, मोमेंटम की तरफ घुमाओ, तो तुम्हारा हैंड का मोशन क्लॉकवाइज दिखेगा। मींस आर और पी में कुछ रिलेशन है, आर और पी में कुछ रिलेशन है, आर और पी में कुछ रिलेशन है। आर पे हाथ रखिए, पी की तरफ घुमाइए, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है और आपका हैंड का मोशन क्लॉकवाइज दिख रहा है। yes sir, मींस एंगुलर मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है, clockwise. ऑब्जेक्ट का मोशन क्लॉकवाइज आपको दिखेगा। मींस इस आर में और इस मोमेंटम में रिलेशन है। तो ये आर पे पहले आपने हाथ रखा और पी की तरफ आप घुमा रहे हो, तो यानी अगर मैं आर क्रॉस पी कर रहा हूं, आर क्रॉस पी कर रहा हूं, तब तुम्हारा हाथ का मूवमेंट आ रहा है एंगुलर, है ना? एंगुलर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा आपका? आर क्रॉस पी वेक्टर। समझ में आया? हेलो, हाँ, आर क्रॉस पी। Yes. हाँ, हाँ आर सर, पे हाथ रखेंगे, पी की तरफ घुमाएंगे, तो वो तुम्हारा हैंड का मोशन देखो क्लॉकवाइज, और मोशन जो हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आर और पी में रिलेशन इस टाइप का है, और ये रिलेशन आपको एंगुलर मोमेंटम देगा। ओके, इज नाउ, जी, तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। वो आप कुछ भी कह दो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। दिस इज एल वेक्टर, मैं एल से डिनोट करूंगा। तो ये देखो, अगर ये एंगल थीटा, देखो ये मैं एंगल भी, अगर, हाँ ये एंगल अगर, अ, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, इसको मत मानो थीटा, इसको मान लो थीटा, ठीक है? इसको कुछ एंगल मान लो दूसरा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक है? और यदि ये आर है तो ये कितना आएगा आपका? आर साइन थीटा आएगा, ठीक है? ये आर साइन थीटा आएगा। और ये हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ओ हो गया। ओ क्या हो गया? ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है?
तो इस एक्सेस, और ये हो गया मोमेंटम का डायरेक्शन। सो एक्सेस ऑफ रोटेशन से यदि मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं मोमेंटम के ऊपर, तो इसे कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो हम कह सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या आएगा, आर पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में आर मोड साइन थीटा, जो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। एंड और ये आर साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया मोमेंटम, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर सॉरी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे टॉर्क निकालते थे, सेम टू सेम एनालॉजी है। यदि मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मुझे मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना होगा। ठीक है, ओके, यस, ओके। जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ा करके चल रहा हूं थोड़ा सा। यदि मैं कोई भी एक बॉडी ले लेता हूं, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, और ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है बॉडी, सिर्फ रोटेट कर रहा है, कितने स्पीड से, ओमेगा स्पीड से। तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो सभी के सभी क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, जिसका सेंटर कहां पे होगा आपका, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा। ठीक, तो मान लेते हैं यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम आई, इसका रेडियस क्या है, आर आई। आर आई क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन, हाँ, तो अब मुझे बताओ इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगा, और वो वेलोसिटी जो होगा वो होगा आपका आर आई इंटू में ओमेगा। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी आई दैट इज इक्वल टू एम आई इंटू में आर आई इंटू में ओमेगा। ये एक पार्टिकल का मोमेंटम निकल के आ गया, ओमेगा। हाँ। तो एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का क्या होगा, देखो ये हो गया, देखो ये जो ये मोमेंटम है वो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और आर वेक्टर क्या होता है, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल वेक्टर और रेडियल वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर आई बिकम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पी आई बिकम मोमेंटम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में पी आई मींस मैं कह सकता हूं एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ये एक पार्टिकल का हो गया। उसी तरह से इस बॉडी के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एवरी पार्टिकल हैव कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, every particle have common axis of rotation, so every particle have common direction of angular momentum। हाँ, सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सभी पार्टिकल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम है। इसीलिए हम सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम को ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम ये क्या आ जाएगा, समेशन में आई इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा। नाउ दिस क्वांटिटी इज व्हाट, इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
So if a body only rotate, only rotate, only rotate, only rotate, इसका एक्सेस का नाम दे देता हूं मैं एक्स एक्स, only rotate, then angular momentum of the body is I into omega. Okay, see, अगर पार्टिकल अगर कोई भी बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है, ओनली रोटेट कर रहा है, ओनली रोटेट कर रहा है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा. सिंपल, जैसे लीनियर मोमेंटम होता था जब पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होता था तो mv लिखते थे. तो एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाएगा, मास के बदले वेलोसिटी हो जाएगा, मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और लीनियर वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा. ओके, सो इफ अ बॉडी इज ओनली रोटेट then angular momentum is I into omega. If body is translate, if a body is translate and you see this particle from somewhere else, कुछ दूसरे पॉइंट से आप देख रहे हो उसको, at that time the angular momentum is mrv और r cross p. जब पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा होगा, मतलब एक जगह से देखने पे आपको लगेगा ट्रांसलेट कर रहा है, बट दूसरे जगह से वो लगेगा रोटेट कर रहा है. तो उस सिचुएशन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो r क्रॉस p होगा. और यदि आपका रोटेट सिर्फ कर रहा है तो I इंटू ओमेगा होगा. The last thing that what we want to discuss कि सपोज एक पार्टिकल है, सपोज एक बॉडी है, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है और ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ऐसे करके, और ये क्या कर रहा है, कंबाइंड, मतलब मोशन इसका क्या है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है. मींस ये बॉडी आपका ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है. मींस इसका जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का VCM है, और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो है वो ओमेगा है. और हम जब इसको देखेंगे तो मुझे दिखाई पड़ेगा ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी. ठीक है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी. उस दौरान यदि मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूं इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन पॉइंट, यानी इस पॉइंट के अबाउट, और यानी इस एक्सिस के अबाउट जो कि इससे पास कर रहा होगा, इससे पास कर रहा होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो जो निकल के आएगा क्या होगा, मुझे सेंटर ऑफ मास क्या करते नजर आ रहा है, ओनली ट्रांसलेट. सेंटर ऑफ मास इज ओनली ट्रांसलेट, सेंटर ऑफ मास इज ओनली ट्रांसलेट. सो ड्यू टू ट्रांसलेशन व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, RCM क्रॉस PCM means RCM क्रॉस MVCM. ये नहीं बताया था अभी, ट्रांसलेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये आएगा. सो दिस इज द ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू ट्रांसलेशन. और वहीं पर अगर मैं सेंटर पे बैठ जाऊं, इफ आई ऑब्जर्विंग द थिंग फ्रॉम द सेंटर, अगर यहां से देखें with respect to center of mass, only rotation, so at that time angular momentum, ये angular momentum है center of mass का, translation है तो only rotation, so that time angular momentum about the center of mass, angular momentum about the center of mass, angular momentum about the center of mass, that is become ICM into omega. So the total angular momentum about the point O, अब यहां पे बैठ करके दिखेंगे तो ट्रांसलेशन भी दिखेगा, रोटेशन भी दिखेगा, that is equal to ICM into omega. And I told you omega is a vector quantity, so put omega as a vector, plus RCM cross MVCM. So this is the total angular momentum of a system when both translation and rotation both occur. Correct? Yes, Hello? sir. Yes.